राकेश, सुनिए ना, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी थी। वो मेरे पैरों में बहुत सूजन आ रही है और कंबल में भी। सुमन ने रात के सन्नाटे में करवट बदलते हुए अपने पति राकेश से कहने की कोशिश की। उसकी आवाज़ में एक दबी हुई कराह थी। राकेश ने झल्लाहट में अपनी आंखों से बाह हटाई और मोबाइल की स्क्रीन पर समय देखा। रात के 11:30 बज रहे थे। सुमन, प्लीज़ यार, अभी ऑफिस की टेंशन कम नहीं है जो तुम घर के रामायण शुरू कर देती हो। सुबह से शाम तक घर पर रहती हो, आराम ही तो करती हो। माँ बता रही थी कि आजकल तुम दोपहर में भी 2-3 घंटे सोती हो, फिर भी थकान और या पैरों में सूजन वूजन सब वहम है। थोड़ा वॉक किया करो, अब सोने दो। कल मेरी बहुत बड़ी प्रेजेंटेशन है। राकेश ने कंबल मुंह तक खींच लिया और दूसरी करवट ले ली। सुमन की आंखों में आए आंसू अंधेरे में जज्ब हो गए। वो क्या बताती कि जिसे उसकी सास दोपहर की नींद कहती हैं, वो असल में छत पर पापड़ और अचार सुखाने की चिलचिलाती धूप वाली मेहनत होती है। रवि को सच सुनना ही नहीं था, क्योंकि उसके लिए माँ का पत्थर की लकीर था। सुमन ने चुपचाप एक दर्द निवारक गोली खाई और सोने की कोशिश करने लगी, क्योंकि उसे पता था कि कल का दिन उसके लिए किसी युद्ध से कम नहीं होने वाला था। अगले दिन राकेश और सुमन की शादी की 5वीं सालगिरह थी। राकेश ने सुबह उठते ही सुमन को हैप्पी एनिवर्सरी विश किया, लेकिन उसके लहजे में वो गर्माहट नहीं थी जो पहले हुआ करती थी। नाश्ते की टेबल पर राकेश की मां निर्मला देवी ने बड़े उत्साह से कहा, राकेश बेटा, आज शाम की पार्टी की चिंता तुम मत करना, मैंने सब इंतजाम सोच लिया है। बस तुम समय पर आ जाना। आखिर मेरे बेटे और बहू की सालगिरह है, मैं कोई कमी नहीं छोड़ूंगी। राकेश ने मुस्कुराते हुए कहा, आप माँ रहने दीजिए ना। मैंने कहा था कि हम बाहर होटल में डिनर कर लेंगे। घर पर फालतू में आप और सुमन परेशान होंगे। निर्मला देवी ने तुरंत बात काटी, अरे बाहर का खाना भी कोई खाना होता है। और फिर तेरे बुआ मासी और जो फूफा जी आ रहे हैं, घर की बात ही अलग होती हैं। और तू चिंता मत कर, मैंने महाराज हलवाई को बोल दिया है। वो अपनी पूरी तैयारी के साथ आएगा और सब संभाल लेगा। सुमन को तो बस तैयार होकर मेहमानों का स्वागत करना है। मैंने इसे सुबह ही कह दिया है कि आज कोई काम न करे। सुमन रसोई में खड़ी खड़ी चाय छान रही थी। सास की यह सफ़ेद झूठ सुनकर उसका हाथ कांपा और चाय की कुछ बूंदें स्लेब पर गिर गईं। हलवाई? कौन सा हलवाई? सासू माँ ने तो सुबह ही उसे मेनू थमाया था। 50 लोगों के लिए दाल मखनी, शाही पनीर, पुलाव, रायता और 3 तरह की मिठाइयाँ। और हिदायत दी थी कि खबरदार जो राकेश को बताया कि वो फजूल खर्ची करेगा। हम घर की औरतें हैं, घर का पैसा बचाना हमारा धर्म है। चुपचाप लग जा काम पर। राकेश आश्वस्त होकर ऑफिस चला गया। उसने जाते जाते सुमन से कहा, देखो माँ कितना ख्याल रखती है तुम्हारा। हलवाई बुक कर दिया ताकि तुम्हें आराम मिले, और तुम हो कि बस उनकी शिकायतें ढूंढती रहती हो। शाम को अच्छे से तैयार होना। मैंने वो जो नई साड़ी दी थी वही पहनना। राकेश के जाने के बाद घर का दृश्य पूरी तरह बदल गया। निर्मला देवी ने सोफे पर पैर पसार लिए और टीवी का रिमोट हाथ में ले लिया। सुमन, खड़ी क्या है? 10 बज गए हैं, मटर छीलने शुरू कर। और सुन, पनीर के टुकड़े एक साइज के होने चाहिए, वरना मेरी नाक कट जाएगी रिश्तेदारों में। और हाँ, जल्दी काम निपटाना, शाम को तुझे तैयार भी होना है, और नहीं तो लोग कहेंगे कैसी फूहड़ बहू है। सुमन ने अपनी साड़ी का पल्लू कमर में खोसा और काम पर लग गई। एक अकेली जान और 50 लोगों का खाना, मिक्सर की आवाज़, कुकर की सीटियाँ और बर्तनों की खन खन के बीच सुमन की सिसकियाँ दब गईं। उसके पैरों की सूजन अब और बढ़ गई थी। खड़े खड़े उसे चक्कर आ रहे थे, लेकिन रुकने की इजाज़त नहीं थी। निर्मला देवी बीच बीच में रसोई के दरवाजे पर आकर केवल हुक्म चला जाती, काजू का पेस्ट थोड़ा बारीक पीसना, या गुलाब जामुन की चाशनी ज़्यादा गाढ़ी मत कर देना। मदद की नाव पर उन्होंने एक गिलास पानी भी उठाकर नहीं दिया। शाम के 7 बजते बजते सुमन की हालत ऐसी हो गई थी जैसे वो किसी भट्टी से निकली हो। पसीने से लथपथ, बाल बिखरे हुए और आंखों के नीचे काले घेरे। उसने जैसे तैसे सारा खाना तैयार किया, ड्राइंग रूम साफ किया और फिर भाग कर कमरे में गई। तैयार होने जब मेहमान आने शुरू हुए तो सुमन सजी धजी खड़ी थी, लेकिन उसके चेहरे की थकान मेकअप की परतों के नीचे भी साफ झलक रही थी। राकेश भी उस ऑफिस से आ चुका था और मेहमानों के साथ हंसी मजाक में व्यस्त था। अरे निर्मला जी, क्या खुशबू आ रही है, लगता है आज तो दावत है। राकेश की बुआ ने, निर्मला देवी ने गर्व से सीना चौड़ा किया।
अरे दीदी, बस आप लोगों के लिए खास बनारस वाले महाराज को बुलवाया है। मैंने कहा पैसे कितने भी लगे, स्वाद में कमी नहीं आनी चाहिए। सुमन एक कोने में खड़ी ट्रे में पानी के गिलास सजा रही थी। यह सुनकर उसे लगा जैसे किसी ने उसके अस्तित्व पर तमाचा मारा हो। उसकी मेहनत, उसका पसीना, उसका दर्द, सब कुछ बनारस वाले महाराज के नाम हो गया। तभी राकेश सुमन के पास आया और फुसफुसाया, सुमन, तुम इतनी थकी हुई क्यों लग रही हो और स्माइल क्यों नहीं कर रही? माँ ने इतना सब किया, हलवाई बुलवाया, कम से कम कुछ तो दिखो। सुमन ने कुछ कहना चाहा, राकेश बोले, लेकिन तभी निर्मला देवी की आवाज़ आई, अरे सुमन, ज़रा अंदर से स्टार्टर तो ले आ। महाराज शायद किचन के पीछे वाले हिस्से में काम कर रहे हैं, तू बस सर्व कर दे। सुमन चुपचाप रसोई की तरफ बढ़ गई। पार्टी शबाब पर थी, सभी खाने की तारीफ कर रहे थे। वाह, ये शाही पनीर तो लाजवाब है। दाल मखनी का टेक्सचर तो देखो, बिल्कुल 5 स्टार होटल जैसा है। राकेश गर्व से फूल रहा था। उसे अपनी माँ की मैनेजमेंट स्किल पर नाज हो रहा था। खाना खत्म होने के बाद राकेश को प्यास लगी। पानी का जग खाली था। उसने सोचा, लाओ मैं खुद ही किचन से पानी ले आता हूँ। सुमन तो मेहमानों में व्यस्त हो गई। वो रसोई की तरफ बढ़ा। जैसे ही राकेश रसोई के दरवाजे पर पहुंचा, वहां ठिठक गया। वहां का नज़ारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। रसोई में कोई हलवाई नहीं था, कोई हेल्पर नहीं था। बर्तनों का पहाड़ सिंक में पड़ा था, फर्श पर आटा बिखरा पड़ा था और वहाँ एक छोटे से मोटे स्टूल पर सुमन बैठी थी। वो अपने नंगे पैरों को दबा रही थी, जो सूजकर हाथी के पांव जैसे हो गए थे। उसके सामने एक थाली रखी थी जिसमें मेहमानों का बचा हुआ ठंडा हो चुका पुलाव और थोड़ी सी ग्रेवी थी। वो सूखी आंखों से यांत्रिक रूप से खाना मुंह में डाल रही थी। उसकी साड़ी, जिसे राकेश ने बहुत चाव से दिलवाया था, जगह जगह से पानी और हल्दी के दागों से खराब हो चुकी थी। राकेश ने नजरें घुमाई। वहाँ कोई बड़े बर्तन नहीं थे जो कैटरिंग वाले लाते। वहीं घर के पुराने पतीले और कढ़ाइयाँ थीं जो अब जले हुए और गंदे पड़े थे। यानी ये सारा खाना 50 लोगों का खाना सुमन ने अकेले बनाया था। तभी निर्मला देवी वहां आ धमकी। उन्होंने राकेश को नहीं देखा था। उनका ध्यान सुमन पर था। अरे महारानी, यहाँ बैठकर ठूस रही हैं, बाहर बुआ जी को खीर चाहिए और यह बर्तनों का ढेर कौन साफ करेगा? तेरा बाप, जल्दी यहाँ चला, कल सुबह कामवाली नहीं आएगी, मुझे किचन साफ चाहिए। राकेश, जो दरवाजे की ओट में खड़ा था, सन्न रह गया। यह वही माँ थी जो बाहर कह रही थी, मेरी बहू तो बेटी है। यह वही माँ थी जिसने कहा था हलवाई हैं, सुमन को आराम मिलेगा। राकेश ने बस एक गहरी सांस ली। उसका भ्रम, उसका विश्वास सब कांच की तरह बिखर गया था। उसे याद आया बीती रात सुमन का कहना, पैरों में सूजन है। उसे याद आया सुमन का मुरझाया चेहरा। उसने महसूस किया वो कितना बड़ा अपराधी है। वो चुपचाप ड्राइंग रूम में वापस आ गया। मेहमान अब विदा ले रहे थे। निर्मला जी, खाना बहुत शानदार था, उस हलवाई का नंबर ज़रूर दीजिएगा, एक रिश्तेदार ने जाते हुए कहा। निर्मला देवी हंसते हुए बोली, हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं व्हाट्सएप कर दूंगी। जब आखिरी मेहमान चला गया तो निर्मला देवी सोफे पर निढाल होकर बैठ गई। उफ, मैं तो थक गई मेहमान नवाजी करते करते। राकेश, देखा कैसा शानदार फंक्शन हुआ? तेरे पापा होते तो कितना खुश होते। रवि दरवाजे पर खड़ा था। उसकी आवाज़ बेहद शांत लेकिन बर्फीली थी। हाँ माँ, फंक्शन बहुत शानदार था और सबसे शानदार था वो बनारस वाला। महाराज, निर्मला देवी थोड़ा सकपका गई। हाँ, वो पीछे के दरवाजे से निकल गया, पैसे दे दिए मैंने उसे। कितने पैसे दिए माँ? रवि ने पूछा। मैंने उसको 1,000 रुपये नकद दिए थे कैटरिंग के लिए और 1,000 अलग से डेकोरेशन के लिए। अरे वो हिसाब बाद में कर लेंगे, तू थक गया होगा, जा सो जा। निर्मला देवी ने बात टालनी चाहिए। नहीं माँ, आज हिसाब अभी होगा और यही होगा। निर्मला देवी की आवाज़ इतनी सख्त थी कि निर्मला देवी पहली बार घबरा गई। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब यह कि आज तक मैं आंख बंद करके आपकी हर बात मानता रहा, लेकिन आज मैंने अपनी आंखों से सच देखा है। निर्मला देवी हकलाने लगी। तू तू मुझ पर शक कर रहा है? राकेश की आंखें लाल थी। शक नहीं माँ, शर्म आ रही है खुद पर। मैंने अपनी पत्नी को ही नहीं समझ पाया। इतने में सुमन भी धीरे धीरे बाहर आ गई। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। राकेश उसकी तरफ बढ़ा। सुमन, सच बताओ, क्या सारा खाना तुमने अकेले बनाया? सुमन ने एक पल के लिए अपनी सास की तरफ देखा। निर्मला देवी की आंखों में साफ चेतावनी थी, लेकिन आज सुमन टूट चुकी थी। उसने धीरे से सर झुका दिया। राकेश के अंदर जैसे कुछ चटक गया। सुबह से कुछ खाया? सुमन की आंखें भर आईं। समय नहीं मिला। रवि ने मुट्ठियां भींच लीं और माँ कह रही थी हलवाई था। निर्मला देवी तुरंत बोली, अरे तो क्या हुआ?
घर की औरतें इतना काम नहीं करेंगी तो क्या मर्द करेंगे? हमने भी पूरी ज़िंदगी यही किया है, लेकिन झूठ क्यों बोला माँ जी? पहली बार ऊंची आवाज़ में बोला। आपने मुझसे पैसे के लिए कहा हलवाई आएगा, फिर सारा काम सुमन से करवाया। क्यों? निर्मला देवी का चेहरा उतर गया। मैं पैसा बचाना चाहती थी। पैसे बचाना चाहती थी या बहू को नौकरानी समझ रखा था? घर में सन्नाटा छा गया। राकेश ने पहली बार गौर से सुमन को देखा। उसकी उंगलियों पर छोटे छोटे जलने के निशान थे। पैरों की सूजन इतनी थी कि चप्पल भी नहीं आ रही थी। माथे पर दर्द से पसीना चमक रहा था और उसे याद आया पिछले कई महीनों से सुमन कुछ कहना चाहती थी, लेकिन वो हर बार उसे चुप करा देता था। उस रात राकेश ने बिना कुछ कहे सुमन का हाथ पकड़ा और उसे कमरे में ले गया। उसने खुद उसके पैरों पर ठंडे पानी की पट्टियां रखीं। पहली बार सुमन की आंखों में दर्द के नहीं राहत के आंसू निकले। रात के 2 बजे राकेश ने सुमन को अस्पताल ले जाने का फैसला किया, क्योंकि उसकी हालत बिगड़ती जा रही थी। जांच के बाद डॉक्टर ने रिपोर्ट देखते हुए गंभीर आवाज में कहा, इनका ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ा हुआ है, शरीर में पानी भर गया है। इतनी सूजन और कमजोरी लंबे समय की ओवर एक्शन की वजह से है। अगर ध्यान नहीं रखा जाता तो स्थिति खतरनाक हो सकती थी। राकेश का सिर झुक गया। डॉक्टर ने आगे पूछा, क्या ये पूरे दिन आराम नहीं करती? राकेश के पास जवाब नहीं था। घर लौटते वक्त कार में सन्नाटा था। सुमन खिड़की के बाहर देख रही थी। अचानक राकेश बोला, सुमन मुझे माफ़ कर देना। सुमन हल्का सा मुस्कुराई, लेकिन वह मुस्कान टूटी हुई थी। गलती सिर्फ आपकी नहीं थी। राकेश मैं भी चुप रही। नहीं, राकेश ने सिर हिलाया, गलती मेरी थी। पति होकर भी मैं तुम्हारा दर्द नहीं समझ पाया। अगली सुबह घर का माहौल बदला हुआ था। राकेश ने ऑफिस से 1 हफ्ते की छुट्टी ले ली। फिर उसने सबसे पहले एक फुल टाइम कुक और काम वाली रखी। निर्मला देवी भड़क उठी, वाह, अब घर में 4-4 नौकर होंगे, बहू रानी क्या करेगी? राकेश शांत सब्र में बोला, वही जो इस घर की बाकी इंसानों को करना चाहिए, चैन से जीना। तू अपनी माँ से इस तरह बात करेगा एक औरत के लिए? राकेश ने पहली बार सीधा जवाब दिया, वो एक औरत है, मेरी पत्नी है। माँ इस घर की बहू है, कोई मशीन नहीं। निर्मला देवी तिरमिला गई, तो बहू ने तुझे मेरे खिलाफ कर दिया? नहीं माँ, राकेश बोला, आज पहली बार मैंने खुद सच देखा है। उस दिन के बाद बहुत कुछ बदल गया। राकेश अब हर छोटी बात में सुमन का साथ देता। ऑफिस से लौटकर सीधे फ़ोन में नहीं घुसता, बल्कि पूछता, आज कैसी हो? धीरे धीरे सुमन की तबीयत भी सुधरने लगी। उसके चेहरे की खोई चमक वापस आने लगी। लेकिन निर्मला देवी के मन में कड़वाहट बढ़ती जा रही थी। उन्हें लगने लगा कि बहू ने उनका बेटा छीन लिया। एक दिन उन्होंने गुस्से में रिश्तेदारों के सामने कह दिया, आजकल की बहुएं 2 बर्तन क्या मान ले खुद को रानी समझने लगती हैं। इस बार सुमन चुप नहीं रही। उसने बस शांति से कहा, माँ जी, काम करने से किसी को परेशानी नहीं होती। दर्द तब होता है जब मेहनत की इज्जत तक ना मिले। पूरा कमरा खामोश हो गया। निर्मला देवी पहली बार निरुत्तर थीं। कुछ महीनों बाद राकेश और सुमन की शादी की 6ठी सालगिरह आई। इस बार में छोटी सी पार्टी थी, सिर्फ करीबी लोग। रसोई में कुक खाना बना रहा था। सुमन बालकनी में बैठी हंस रही थी। तभी राकेश सबके सामने केक काटने से पहले बोला, आज मैं अपनी पत्नी से कुछ कहना चाहता हूँ। पिछले साल तक मुझे लगता था कि मैं बहुत अच्छा पति हूँ, लेकिन सच यह है कि मैं अपनी माँ की बातों में इतना अंधा था, अपनी पत्नी की खामोशी भी नहीं सुन पाया। उसने सुमन का हाथ पकड़ा। इस घर को बचाने वाली मेरी माँ नहीं, सुमन है, क्योंकि जिसने दर्द सहकर बेरिश्ते निभाए, असली ताकत उसी में होती है। सुमन की आंखें भर आईं। इस बार उसकी आंखों में दबे हुए आंसू नहीं थे। उसमें पहली बार अपने होने की इज्जत दिखाई दे रही थी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि हर अगली आने वाली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।